वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज़। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7 और 8 को। एचआर के फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये दो चैप्टर्स का जो समराइज़ है या इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ उनको मैंने सेपरेट कर लिया। तो थारोली इस चैप्टर को रीड किया। इन चैप्टर को रीड करना भी काफ़ी मुश्किल है और इरेलेवेंट चीज़ें यहाँ पर मैंने स्किप कर दी हैं और जो की पॉइंट्स हैं उनको मैंने सेपरेट कर लिया है। उनको सेपरेट करने के बाद सेपरेट मैंने पेजेस के ऊपर लिखा हुआ है। वो पेजेस आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो ये है। इसके जस्ट आपको बताता चलो यहाँ पे 3-4 पेजेस हैं, ठीक है। इन्हीं को थारोली यहाँ पे क्विकली यहाँ पे देखेंगे चीज़ों को। और वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। अब वर्क एंड एनर्जी बेसिकली हमारे पास वर्क होता है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे एफ डी कोज ऑफ थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 0 होगी तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। अगर थीटा हमारे पास 90 होगा तो वर्क डन हमारे पास 0 होगा, ठीक है। ये बेसिकली वर्क डन होता है। अब वर्क डन हमारे पास कॉन्स्टेंट फोर्स से भी हो सकता है और वर्क डन वेरिएबल फोर्स से भी हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली ग्राफ वर्क डन कॉन्स्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स से उनके ग्राफ हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो केसेस बनते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके मुताबिक मतलब कि उस वक्त हमारे पास वर्क डन बेसिकली नेगेटिव होगा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी। अगर हम बात करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द ग्रेविटी दैन द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन बाय द ग्रेविटी वो पॉजिटिव होता है और हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव होगी व्हेन द बॉडी मूव अलोंग द ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यहाँ पे अलोंग द ग्रेविटी, ठीक है। ये दो बातें हैं, उसी वजह से हमारे पास ये नेगेटिव और इंक्रीज़ आया और पॉजिटिव और डिक्रीज़ आया, ठीक है। ये बातें आपने नोट डाउन कर लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास आता है 1 किलोवाट आवर। ये होता है हमारे पास 3.6 मेगा जाउल के इक्वल, और ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है बेसिकली। 1 मेगा वाट आवर जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ वाट, और आवर यहाँ पे घंटे हैं आवर्स, और 36,000 सेकेंड्स 33,600 सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे इसके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 मल्टीप्लाई 10⁸ जाउल, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास सिमिलरली हम इसको 1 मेगावाट मिनिमम कितना हो सकता है, ठीक है। तो इसके मुताबिक 10⁻⁶ वाट और मल्टीप्लाई बाय 60 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेकेंड्स, और ये हमारे पास आ जाएगा 60 मेगा जाउल। इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं 3.6 मेगा जाउल, और ये हमारे पास इसको तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 मेगा वाट आवर होता है 3.6 10⁸ जाउल, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली 1 मेगा वाट आवर मिनिमम होता है 10⁻60 मेगा जाउल, इसको लिखते हैं। तो हमारी बात का समराइज़ करते हैं कि किलो वाट आवर जो होता है उसको 3 × 10⁸ जाउल लिख सकते हैं, और मेगा वाट आवर जो होता है उसको 60 मेगा जाउल की लिख सकते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन है बेसिकली। अब यहाँ से एक एमसीक्यूज़ है, ए इंजन डिलीवर द कांस्टेंट पावर पी टू ड्राइव its car, the distance as covered by the car in the time t is proportional to the, तो इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा t की पावर 3/2, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला देखें p = W/T, यहाँ पे एफ एस या मतलब FD/T लिख सकते हैं। अब f होता है m इक्वल और S/T आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं mvs/dt, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v/t, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं mss/3 दफ़ा t, ठीक है। ये बेसिकली इनको जब करते हैं सिंप्लीफाई हल करते हैं तो हमारे पास ये देखें रिलेशन आता है t की पावर 3/2। तो इस तरह बेसिकली कन्वर्जन करके भी आंसर वगैरह इसका बन जाता है। अब इसी तरह ये फर्दर यहाँ पे हमारे पास एक एमसीक्यूज़ हल किया गया है, इसको आप रीड कीजिएगा वीडियो को पास करके, इसको मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि फर्दर ये भी एक एमसीक्यूज़ है, इसको भी आप रीड कीजिएगा। अब मैं कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करूँ। यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -G, M, r। यहाँ पे नेगेटिव होती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर हमारे पास स्मॉल आर यहाँ पे कैपिटल आर, अगर सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे तो कैपिटल आर यूज़ करेंगे हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में। अब मिनिमम वैल्यू कब होती है, एट इन्फिनिटी पे होती है। आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास यू जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0, मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और मिनिमम ये मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी, और ये मिनिमम वैल्यू है। अब मिनिमम में एट द सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, उस वक्त हमारे पास यू की वैल्यू जो होगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आ जाएगी, इन्फिनिटी। अब एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है 2 G, M/r √, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। इसकी वैल्यू होती है अर्थ के लिए
तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एस्केप वेलोसिटी के दो फार्मूले हैं हमारे पास, ये और ये, ठीक है। ये 2gr यहाँ पे अर्थ सरफेस की अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 10 और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इसको 11 किलोमीटर पर सेकंड इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ की वैल्यू आती है, ठीक है। अब इट इज़ डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, किस पे डिपेंड नहीं करती, साइज, मैस, नेचर एंड द एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एस्केप वेलोसिटी को फर्दर लेके चलें तो escape velocity required for an object mass 10 kg in 11.2 km per second from the surface of the earth. Escape velocity required for an object of the mass 20 kg from the surface of the earth. इसके लिए हमारे escape velocity 20 kg mass के लिए कितनी होगी, तो 11.2 km per second होगी, क्योंकि mass के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमने यहाँ पे बताया। तो इस तरह MCQs वगैरह बन सकता है। फर्दर इस MCQs को भी कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसका राइट आंसर है 8F। ये सिंपल यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ और उसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया गया है, और ये भी एक MCQs है, ठीक है। तो कोशिश है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे हम स्किप करते जाएं। यहाँ पे देखिए मेगा वाट आवर जो होता है 3.6 10 की पावर 9 जाउल होता है, इसको 3.6 गीगा जाउल भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसकी कन्वर्जन है, मेगा वाट डे में इसको कन्वर्ट किया गया है और गीगा जाउल में लिखा गया है। और 1 अर्ज होता है 10 की पावर -6 जाउल के इक्वल होता है। अर्ज एनर्जी का यूनिट है। 1 कैलोरी होता है 10 की पावर 4.186 जाउल की इक्वल होता है। 1 कैलोरी भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है। इस तरह अगर हम बात करते हैं कि इफ़ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन इज सेड टू बी द परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का अगर फर्दर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास P²/2m, ठीक है। ये सेपरेट बात है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के साथ रिलेशन है, ठीक है। इक्वल मोमेंटम कब होगा, अगर P1 P2 आपस में बराबर होंगे, मोमेंटम कब इक्वल होगा, उस वक्त हम देखें कि हमारे इस फार्मूले के अंदर क्या चेंज आता है। हमारे पास बेसिकली ये बेसिकली एनर्जी और मैसेज का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह इफ द टू बॉडी आर द सेम काइनेटिक एनर्जी देन द पोटेंशियल मोमेंटम ऑफ द हैवियर बॉडी विल बी द, ठीक है। हैवियर बॉडी का मोमेंटम क्या होगा उस वक्त यहाँ पे देखें कि मोमेंटम और यहाँ पे देखें कि मैसेज के साथ मैस और मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। इन्वर्स नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। कुछ की पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि 1 जाउल होता है हमारे पास 10 की पावर 7 अर्ज की इक्वल होता है। 1 कैलोरी होता है 4.186 जाउल की इक्वल होता है। और हमारे पास थीटा लेस देन 90 होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा वर्क डन नेगेटिव होगा। और एक्यूट एंगल कहते हैं लेस देन 90 डिग्री को, अब्सोल्यूट एंगल कहते हैं ग्रेटर देन 90 एंगल को, ठीक है। और यहाँ पे सेंटिपिटल फोर्स से कोई वर्क डन नहीं होता और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी वो कोई वर्क डन नहीं होता, ठीक है। वर्क डन डिपेंड किस पे करता है, फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट में भी वेरी, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेरी कर सकता है। इस तरह बात करते हैं यहाँ पे 1 BHF, यहाँ पे 1 हॉर्स पावर होता है 760 वाट की इक्वल होता है 1 HF, ठीक है। 1 हॉर्स पावर हो बेसिकली, ये बेसिकली ब्रिटिश यूनिट है, इसलिए 1 हॉर्स पावर ये B लिखा हुआ ब्रिटिश के 760 वाट होता है। और 1 BHP होता है 550 वाट LB पर सेकंड होता है बेसिकली। और वाट जो होता है हमारे पास P या बेसिकली पावर को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। W = पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। और इस तरह काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। दोनों हो सकती हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम डिफाइन कैसे करते हैं, द कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इट डज नॉट डिपेंड फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और कंजर्वेटिव इट डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करती है, इट डज नॉट फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिफाइन नहीं करती। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है ½ kx², और ये पॉजिटिव होते हैं फॉर ऑल केसेस के लिए पॉजिटिव लेते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक है और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास Q/4π, ये इलेक्ट्रिक है, सॉरी इलेक्ट्रिक, ये इलास्टिक है। अब Q/4πε0r, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, और इलास्टिक जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। फर्दर बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास वर्क CGS यूनिट जो होता है वर्क का अर्ज होता है, और SI यूनिट जो होता है वो जाउल होता है। और प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 मेगा जाउल, ये इसको 10 की पावर 6 जाउल भी लिख सकते हैं। 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ज के इक्वल होता है, ये पहले भी बताया मैंने आपको साथ। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली आल्सो यूज़ करते हैं, ये स्मॉल लेवल पे यूज़ करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होता है। 1 कैलोरी होता है 4.186 जाउल के इक्वल होता है। वर्क डन जो होगा वो लिफ्टिंग ए बॉडी अप करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, वो पॉजिटिव होगा। और वर्क डन बेसिकली वर्क डन बाय द
फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करेंगे वो नेगेटिव लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नो वर्क डन होता है इफ़ द बॉडी इज स्टैटिक और द डायनामिक इक्विलिब्रियम में वर्क डन कोई नहीं होता क्योंकि तमाम फोर्सेज जो होती हैं वो जीरो होती हैं। अगर हम बात करते हैं वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स जो होती है एंड द वर्क डन बाय द मूविंग कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही होती है बाय मूविंग चेंज चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, उस वक्त भी हमारे पास जीरो होता है वर्क डन, या फोर्स जीरो होगी कोई वर्क डन भी जीरो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इफ़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज चेंज द डिस्प्लेसमेंट मे बी चेंज, या वेरी करेगा चेंज होगा, एंड द वर्क डन जो होगा कुड भी डिफरेंट हो सकता है। इसलिए कहते हैं इन द डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्क डन विल बी द डिफरेंट। इन द कंजर्वेटिव फील्ड भी बात करें तो उसमें कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती है, वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और वर्क डन जो होता है वो हमारे पास ये होता है वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, और एफ डी इसको एस लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया अंडर द प्रेशर जो होता है एंड द वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कर्व जो होता है वो वर्क डन को हम देता है हमें, ठीक है। कर्व जो हमें मिलेगा वो बेसिकली हमारे पास वर्क डन की इक्वल होगा। और यहाँ पे बात करें कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं। फॉर पॉजिटिव वर्क डन की बात करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी वो ग्रेटर देन होगी एज कम्पेयर टू द इनिशियल। नेक्स्ट बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम जो वैलिड होता है फॉर द ऑल द टाइप ऑफ द फोर्सेस इंटरनल एक्सटर्नल के ऊपर, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए। स्प्रिंग फोर्स की पहले भी बात कर चुके हैं, और एक एक्सटेंशन होती है कंप्रेंशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन द इलास्टिक बॉडीज़ के लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ पावर्स की बात करें। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर कहलाता है, और पावर का फार्मूला ये होता है, इसको डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, फोर्स और वेलोसिटी की फॉर्म में भी। स्केलर क्वांटिटी होती है, वाट यूनिट होता है जूल पर सेकंड, इसको लिख सकते हैं, और प्रैक्टिकल यूनिट होता है हॉर्स पावर, या इसको ब्रिटिश हॉर्स पावर की फॉर्म में इसको लिखते हैं। और ये ब्रिटिश हॉर्स पावर 746 के इक्वल होता है, यहाँ पे इसको 746 होता है, करेक्शन कर लीजिएगा। 550 यहाँ पे फुट यहाँ पे हमारे पास है LB पर सेकंड, ये इसको हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्जन है, ब्रिटिश हाउस पावर की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं पावर को, तो हमारे पास ये वर्क को तो P.D बेसिकली हमारे पास वर्क को लिख सकते हैं पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। एरिया अंडर द पावर टाइम जो होता है ये हमें ग्राफ देता है वर्क। काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस को। इट डज नॉट डिपेंड इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ये बातें पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट हो रही हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड होती हैं इफ़ द इंटरनल फोर्सेज आर द कंजर्वेटिव एंड द नो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। टोटल एनर्जी होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारे पास प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के, टेम्परेचर ज़्यादा होगा इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा इंटरनल एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पे थर्मल एनर्जी बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द रैंडम मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए, रैंडम मोशंस के लिए थर्मल एनर्जी होती है बेसिकली, उस वजह से होती है। इंटरनल एनर्जी होती है इट रिलेटेड टू द मोशंस एज वेल एज द कन्फिग्रेशन और द अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट हम लेके चलेंगे हमारे पास इसी तरह हमने स्टार्ट किया हुआ सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ हमारे पास HR के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट नोट्स, उनको थॉरोली रीड करके और की पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे सीखें ताकि आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो। और ये MCQs यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बताया, इनको ज़रूर रीड कीजिएगा वीडियो को पास करके, ठीक है। ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन जा रही है। ऑल द बेस्ट, मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।